नमस्कार। आप सबका अमरीन पाठशाला में स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए एक नया टॉपिक लेकर प्रस्तुत हुई जिसका नाम है संज्ञा। ये बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ये संज्ञा का वन शॉट है, इसमें पूरी हम संज्ञा पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन बच्चों ने भी अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिए। चलिए देखते हैं संज्ञा क्या होती है। तो संज्ञा की परिभाषा जानते हैं सबसे पहले। तो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि तथा नाम के गुण, धर्म, स्वभाव का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। जैसे श्याम, आम, मिठास, हाथी आदि। तो आपको परिभाषा पता चल गई है कि किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि तथा नाम के गुण, धर्म, स्वभाव का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा का एक शब्द में अर्थ जानना है तो नाम। इस दुनिया में जितने भी नाम है वो सब क्या है? संज्ञा है। किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, वस्तु का नाम हो सकता है, स्थान का नाम होता है। तो ये सारे नाम क्या हो जाएंगे? संज्ञा बन जाते हैं। अब हम जान लेते हैं पद क्या होता है। तो आप देख सकते हैं सामने लिखा हुआ है पद। तो सार्थक वर्ण समूह, वर्ण मतलब अक्षर, तो वर्ण समूह शब्द कहलाता है। सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाता है, किंतु जब इसका प्रयोग वाक्य में होता है तो वह व्याकरण के नियमों में बन जाता है और इसका रूप भी बदल जाता है। जब कोई शब्द वाक्यों में प्रयुक्त होता है तो उसे शब्द ना कहकर पद कहा जाता है। तो ध्यान रखना है, यहाँ पर बहुत अच्छी बात बताई गई। तो पद किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाते, कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं पद क्या होते हैं। तो सार्थक वर्ण शब्द, जो आपके सार्थक शब्द होते हैं वो अक्षर जो होते हैं उनका समूह जो होता है वो क्या कहलाता है? शब्द। जैसे कमल का माला, कमल, आपका किताब, काला, पीला, नीला, फलों के नाम जितने भी हैं उनके सब नाम क्या है? सार्थक शब्द अक्षरों का समूह हो गया। किंतु जब इसका प्रयोग, अभी तक तो ये शब्द हैं, लेकिन जब इसका प्रयोग वाक्य में होने लगता है तो व्याकरण के नियम जो है, रूल्स जो हैं, उनके नियमों में बन जाता है तो इसका रूप भी बदल जाएगा। तो तब ये क्या कहलाने लगता है? ये तब क्या कहलाएगा? शब्द कहला ना कहकर पद कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? शब्द। तो वाक्य में जब प्रयोग हो रहा है, वाक्य में बोला जा रहा है, सेंटेंस में बोला जा रहा है तो पद कहलाएगा। लेकिन वाक्य में नहीं है, सिंपल शब्द बोले जा रहे हैं तो वो शब्द कहलाएगा। शब्द ना कहकर पद कहा जाता है। तो ध्यान रखना है, पद कब कहा जाता है? जब वह वाक्य में प्रयोग हो जाता है। तो हिंदी में पद 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं जान लेते हैं। हिंदी में कितने हैं? 5 प्रकार के पद होते हैं। कितने? 5। संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। अव्यय में सारे जितने भी आपके होंगे, क्रिया, विशेषण, ये जितनी भी चीजें, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, अव्यय, विस्मयादि बोधक, ये सारे अव्यय बन जाते हैं। तो अव्यय में ये सारे आ जाएंगे। तो जो अविकारी वाले जो आते हैं शब्द वो अव्यय हो जाते हैं। कौन से हो जाते हैं? विकारी कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये आपके विकारी शब्द हैं। लेकिन अव्यय में अविकारी शब्द आएंगे तो सारे क्या हो जाएंगे? अविकारी शब्द। तो हिंदी में 5 प्रकार के पद होते हैं, याद रखना है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और 5वां अव्यय। तो अव्यय के भी आपके 4 भेद हो जाएंगे, 4 5 हो जाएंगे। निपात भी आपका आता है। तो आपका विशेष, आपका क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक, अ, अ, ये सारे आपके अव्यय हो जाएंगे। तो चलिए संज्ञा के बारे में जान लेते हैं। यहाँ हम संज्ञा और संज्ञा पद के बारे में विस्तार से जानेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों पर ध्यान भी देना है हमें। देखो सामने वाक्य लिखे, रमेश कल कोलकाता जाएगा। पहला वाक्य क्या लिखा है? रमेश एक नाम है व्यक्ति का, कल जो है कोलकाता जाएगा, कोलकाता जगह का नाम है, कोलकाता जाएगा। अब दूसरा आपका वहीं पर है, वह पुस्तक पढ़ रहा है। तो वह आपका लिखा हुआ है और पुस्तक पढ़ रहा है, वह पुस्तक पढ़ रहा है। तो वह हो गया और पुस्तक पे आपका रेखांकित लिखा हुआ है। तो ये क्या है? किताब, वस्तु है। शेर दहाड़ता है, तो शेर को रेखांकित किया है, एक जानवर है। ईमानदारी
अच्छी बात है। क्या है? ईमानदारी अच्छी बात है। तो ईमानदारी को यहाँ पर रेखांकित किया गया है। उसकी ऊंचाई देखो मीन्स इसकी ऊंचाई देखो, तो ऊंचाई को रेखांकित किया गया है। तो उपयुक्त वाक्यों में, इन वाक्यों में रमेश एक व्यक्ति का नाम है, कोलकाता एक शहर का नाम है, पुस्तक एक वस्तु का नाम है। यहाँ पर पुस्तक जो लिखा हुआ और वह पुस्तक पढ़ रहा है, तो पुस्तक क्या होगा? एक वस्तु का नाम है। शेर एक जानवर का नाम है। ईमानदारी एक भाव है, जो भाववाचक संख्या है, जिसे हम फील करते हैं, महसूस करते हैं, जिसे इंग्लिश में अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। क्या बोलते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। तो ध्यान रखना, ईमानदारी एक भाव का नाम है और ऊंचाई से ऊंचा होना भाव प्रकट होता है, यहाँ पर भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे इंग्लिश में आप बोलते हैं। तो ऊंचाई भी भाव है, जिसे महसूस कर रहे हैं, देख कर महसूस कर रहे हैं। तो ईमानदारी और ऊंचाई यहाँ भाव हो जाएंगे। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? यहाँ पर बच्चों बहुत ज़्यादा ध्यान देने योग्य बात है। संज्ञा के कितने भेद हैं? तो संज्ञा के 3 प्रकार के भेद होते हैं। मैं संज्ञा 3 प्रकार की होती है। संज्ञा के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। ध्यान रखना है, संज्ञा के सिर्फ 3 भेद हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन कई परीक्षाओं में पूछा गया है, कहीं कहीं 5 लिखा होता है, लेकिन 5 नहीं होते, यहाँ सिर्फ 3 है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के भी 2 उदाहरण हैं। क्या है? द्रव्यवाचक और समूहवाचक। कुछ लोग इन्हीं पांचों को मिलाकर 5 बता देते, किताबों में भी लिखा हुआ दिखता, लेकिन वो गलत है। आपके सिर्फ 3 भेद हैं। कितने हैं? 3। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। द्रव्यवाचक और समूहवाचक जो है वो किसका उदाहरण है? जो किसका भेद है? वो जातिवाचक संज्ञा का भेद है, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो यह ध्यान रखना, यहाँ पर जो द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा का ही भेद है। तो सिर्फ 3 भेद याद रखना है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। अब ये जान लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। तो देख लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी एक विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? किसी विशेष व्यक्ति, एक किसी व्यक्ति का नाम हो या प्राणी का नाम हो या वस्तु या स्थान का नाम हो, जब भी नाम आएंगे वो सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। उसे क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ध्यान रखना है इसकी परिभाषा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी एक विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लिखा है अखिल, अखिल, ताजमहल, नई दिल्ली आदि। तो यहाँ पर अखिल क्या है? व्यक्ति का नाम है। किसी का भी नाम आ सकता है, आपका नाम आ सकता है, मेरा नाम आ सकता है, आपके परिवार में माता पिता, दादा दादी, मित्र, जिसके भी दुनिया में नाम है, सारे नाम आ जाएंगे। ताजमहल, आपको पता चल गया, ताजमहल इमारत का नाम है। कोई भी इमारत का नाम आ सकता है यहाँ पर। इसी तरह से दिल्ली की जगह कोई भी शहर का नाम या गांव का नाम आ सकता है। तो प्राणियों के नाम भी आ सकते हैं, शेर, पशु पक्षियों के नाम आ सकते हैं। ये सारे नाम आपके क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। तो ध्यान रखना है, जैसे किसी का भी नाम आएगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। जैसे अखिल और ताजमहल नाम है, ताजमहल इमारत का नाम है, कुतुब मीनार इमारत का नाम है, लाल किला इमारत का नाम है। आपको एक चित्र में दिखाया जा रहा है लाल किला। तो सोनम लाल किला देखने गई थी, तो लाल किला क्या हो गया है आपका यहाँ पर? व्यक्तिवाचक। और सोनम लड़की का नाम है, तो सोनम आपका क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। इसलिए आदित्य मेरा मित्र है। आदित्य आपका क्या हो जाएगा? मित्र का नाम है, लेकिन मित्र बोलने से वो समूह के बारे में बता रहे हैं, तो समूहवाचक में वो पहुंच जाएगा, जातिवाचक में पहुंच जाएगा। तो उसके बारे में अभी आगे हम पढ़ेंगे। तो ध्यान रहे, व्यक्तियों के जब भी कभी नाम आएंगे वो सारे व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण देख लेते हैं। व्यक्तियों के नाम जैसे राम, श्याम, मोहन आदि। यहाँ पर व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं, राम, श्याम, मोहन आदि। देशों के नाम दिए गए हैं, भारत, चीन, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पर देशों के नाम जरूरी नहीं सेम ही है। देशों के नाम आएंगे। व्यक्तियों के नाम आपको पता चल गए,
यहाँ पर ज़रूरी नहीं लड़कों के नाम यहाँ लिखे राम श्याम मोहन यही आएंगे, लड़कियों के नाम सीता, गीता, रीटा, रीमा, ये सारे नाम भी व्यक्तियों के नाम में आ जाएंगे, चाहे वो लड़कियों के नाम हो या लड़कों के नाम हो, सारे व्यक्तियों के नाम में आएंगे। देशों के नाम आपको पता चल गए। महीनों के अंग्रेजी और हिंदी महीनों के नाम आएंगे, किसके आएंगे? अंग्रेजी और हिंदी महीनों के नाम भी आएंगे, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये आपके 12 महीने हो गए, इन सब के नाम। और हिंदी के जितने भी नाम है, चैत्र, बैसाख, आषाढ़, सावन, भादो, कुंवर, कार्तिक, अघन, पूस, ये सारे क्या हो जाएंगे? महीनों के नाम। ये हिंदी महीनों के नाम आ जाएंगे। इसी तरह से हिंदी दिनों के नाम भी आ जाएंगे, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये सारे क्या हैं? दिनों के नाम भी आ जाएंगे। तो महीनों और दिनों के नाम भी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हो जाएंगे। पर्वतों के नाम, हिमालय, जैसे पर्वत है, पर्वत कहने का ही समूह में चला जाएगा, लेकिन इसके जब नाम आएंगे हिमालय, आल्पस, सतपुरा, ये सारे क्या हो जाएंगे? पर्वतों के नाम हो जाएंगे। इसी तरह से महासागरों के नाम, खाली महासागर बोलेंगे तो वो आपका समूह पर चला जाएगा जातिवाचक में, लेकिन इसका जब नाम आ गया हिंद महासागर, काला सागर, लाल सागर, ये सारे क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। इसी तरह से अगला है धार्मिक ग्रंथों के नाम। ग्रंथ बोलने से ये किस में आ जाएगा? जाति में। लेकिन जब इसका नाम आ जाएगा रामायण, गीता, महाभारत, कुरान, ये सारे क्या हो जाएंगे? ये सब आपके धार्मिक ग्रंथ हो जाएंगे। उनके नाम हो गए, व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण होंगे। इसी तरह से ऐतिहासिक घटनाओं के नाम, जो अभी जितनी भी हमारी ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं उनके नाम, जैसे 1857 की क्रांति, जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौरी चौरा कांड, ये सारे ऐतिहासिक घटनाओं के नाम जितने भी हुए हैं उन सब के नाम भी क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। तो आपको याद रखना है, या व्यक्तियों के नाम आए, देशों के नाम आए, महीनों के नाम आए, पर्वतों के नाम आए, महासागरों के नाम आए, धार्मिक ग्रंथों के नाम, ऐतिहासिक घटनाओं के नाम, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण होंगे। जब भी नाम इन सब के आएंगे वो उदाहरण व्यक्तिवाचक में पहुंच जाएगा। इसी तरह से अगला आ जाता है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा के बारे में बात करेंगे। जिस शब्द से किसी जाति के सभी प्राणियों, व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ध्यान रखना है, जातिवाचक कहने से ही हमें पता चल रहा है समूह, ग्रुप, ग्रुप का नाम। तो यहाँ पर एक ग्रुप के नाम के बारे में बताया, किसका? व्यक्तियों का, प्राणियों का होगा, वस्तुओं का या स्थानों का, इन सब का हो तो ये सारे क्या हो जाएंगे? जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। जैसे बच्चा, मोर, नदी आदि। बच्चा कहने से हमें ये पता चल रहा है एक समूह है, कौन सा बच्चा है ये नहीं पता चल रहा है। मोर, मोर कहने से हमें एक पक्षी का नाम पता चला कि पक्षी। अब कौन सा पक्षी है? दुनिया में बहुत सारे मोर हो सकते हैं, तो ये ग्रुप में आ गए। नदी, नदी कहने से भी हमें ये नहीं पता चल रहा है ये कौन सी नदी है। अगर इसी का नदी का नाम होता गंगा, यमुना, सरस्वती, तब ये व्यक्तिवाचक में हो जाते, लेकिन सिर्फ नदी आया है तो नदी यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, बच्चा आपका जातिवाचक, मोर क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा, और नदी भी आपका जातिवाचक में आएगा। लेकिन यहाँ पर नदी का नाम होता गंगा, यमुना, सरस्वती, तो व्यक्तिवाचक में पहुंच जाएंगे। इसी तरह से अगला जो एक उदाहरण दिया गया वो है लड़के खेल रहे हैं। आपको सामने चित्र भी दिखाई दे रहा है, यहाँ लड़के हैं, तो लड़के खेल रहे हैं, ग्रुप में है, समूह में है। कहने से पता चल, अब ये नहीं पता चल रहा कौन से लड़के खेल रहे हैं, कोई से भी हो सकते हैं। हमने सिर्फ यहाँ पर एक उदाहरण दिया, लड़के खेल रहे हैं, तो लड़के ग्रुप में हो। यहाँ पर लड़कों का नाम अगर होता राम, श्याम, मोहन, घनश्याम, तो ये हो जाते व्यक्तिवाचक में। लेकिन सिर्फ लड़के बोलने से ये जाति समूह के बारे में बता रहा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। मेरे सभी खिलौने नए हैं।
तो खिलौने, अब कौन से खिलौने ये नहीं पता, बहुत सारे खिलौने हो सकते हैं। टॉयज एक समूह का नाम है, तो खिलौने भी आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जातिवाचक। टॉयज को भी हम किसमें लेंगे? जातिवाचक। तो जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है? जिस शब्द से किसी जाति के सभी व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुएं या स्थानों का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ध्यान रखना है, जातिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे। तो आपको जातिवाचक संज्ञा के दो भेद हैं यहाँ पर। अब इसे हमने किस में बांट दिया है? दो भेदों में, दो टाइप्स में। तो पहला है द्रव्यवाचक संज्ञा। पहला क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। और दूसरा है समूहवाचक। इसे हमने दो भागों, कुछ लोग इसे ही, इन दोनों को भी मिलाकर क्या करते हैं? 5 भेद बना देते हैं। क्या बना देते हैं? 5 भेद बना देते। लेकिन ये द्रव्यवाचक समूहवाचक जो है, जातिवाचक संज्ञा के दो भेद हैं। किसके हैं? जातिवाचक संज्ञा के दो भेद है। तो ध्यान रखना है, एग्जाम में, कई परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है बच्चों कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ 3 लगाना है, 5 नहीं लगाना है, पांचों पे नाम नहीं लगाना है। द्रव्यवाचक, समूहवाचक, ये किस में आ जाता है? जातिवाचक में आ जाए। अगर हाँ जातिवाचक नहीं लिखा हो, पांचों नाम लिखे हो कि पांचों और फिर सभी करके लिखा हो, तो आप सभी पे जा सकते हैं। ठीक है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसे मटेरियल नाउन इन हिंदी बोलते हैं, मटेरियल नाउन जो होते हैं, मटेरियल द्रव्यवाचक, जिस संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य, सामग्री, पदार्थ आदि का बोध हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। बोध का मतलब उसके बारे में पता चल रही हो, जानकारी पता चल रही हो। जिस संज्ञा शब्द से, जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य, सामग्री, पदार्थ आदि का बोध हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गेहूं, चावल, घी, सोना, चांदी, तांबा, ऊन आदि। आपको पता चल गया द्रव्यवाचक में कौन से होते? गेहूं। अब गेहूं तो कोई भी हो सकता है, समूह में आ गया। चावल भी समूह में आ गया, घी भी समूह में आएगा, द्रव्य है। सोना भी, क्योंकि सोना भी द्रव्य में रहता है, उसे क्या करते हैं? पकाकर ठोस बनाया जाता है। तो सोना, चांदी, चांदी भी द्रव्य में, तांबा, ऊन आदि सारे द्रव्यवाचक संज्ञा होंगे, मटेरियल नाउन होंगे। ऊन आपका मटेरियल में आ जाएगा। किसमें? मटेरियल ही है ऊन। तो इसी तरह द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण देख लेते हैं। गेहूं भोजन की सामग्री है, चावल भोजन की सामग्री है, घी भोजन की सामग्री, सोना जो है आभूषण के लिए एक द्रव्य या पदार्थ है, और चांदी आभूषण के लिए एक पदार्थ है, आभूषण बनाने के लिए, गहने बनाने के लिए। और सोना, चांदी और तांबा क्या है? एक धातु है। तांबा क्या है? एक धातु है। ऊन वस्त्र बनाने की एक सामग्री है। ऊन क्या है? वस्त्र बनाने की सामग्री। आपको ये मटेरियल नाउन पता चल गया, द्रव्यवाचक संज्ञा पता चल गया। जिस संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य, सामग्री, पदार्थ आदि का बोध हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें धातु भी आ जाएगी, द्रव्य भी आएगा, सामग्री भी आएगा, पदार्थ भी आएगा। इन सब के बारे में पता चला, वो द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो ध्यान रखना इन चीजों में, कौन कौन सी चीजें आ सकती है? धातुएं भी आएंगी आपको द्रव्यवाचक में। द्रव्य तो है ही पानी वगैरह, जो पानी है आपका, पेट्रोल है, डीजल है, ये सारे द्रव्य हो गए। सामग्री, घी आपका द्रव्य हो गया, क्योंकि भोजन के रूप में है। सामग्री, पदार्थ आदि का बोध हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला है समूहवाचक संज्ञा या समुच्चयवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जैसे समूहवाचक भी लिखा हुआ आ सकता है या समुच्चयवाचक भी लिखा हुआ आ सकता है। ध्यान रखना है, समूहवाचक को ही समुच्चयवाचक संज्ञा भी बोल सकते हैं। कई एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन दिया है, समुच्चयवाचक संज्ञा है या नहीं है, तो बच्चे समूहवाचक तो समझते, समुच्चयवाचक नहीं सोचते और गलत करके आ जाते। समुच्चयवाचक संज्ञा होता है, तो समूहवाचक संज्ञा का नाम ही समुच्चयवाचक संज्ञा है, ये ध्यान रखना है। तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक व्यक्ति का बोध न होकर पूरे समूह, समाज का बोध हो, वह समूहवाचक समुदायवाचक संज्ञा होता है। तो ध्यान रखना, समूहवाचक भी बोल सकते हैं और समुदायवाचक संज्ञा भी बोलते हैं। 1 मिनट बच्चों। तो हम क्या पढ़ रहे थे? जिन संज्ञा शब्दों से
किसी एक व्यक्ति का बोध न होकर, बोध मतलब उसके बारे में पता न चलकर पूरे समूह या समाज का पता चले, उसे समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, पुलिस, पुस्तकालय, दल, समिति, आयोग, परिवार आदि। बच्चों ये ध्यान रखना है, सेना कहने से भी एक समूह का पता चल रहा है, समुदाय का पता चल रहा है, पुलिस कहने से भी एक समूह का, पुस्तकालय कहने से भी, दल, समिति, आयोग, परिवार आदि ये सारे समूहवाचक में आएंगे। पुस्तकालय को भी कई परीक्षाओं में पूछा गया है, सेना, पुलिस, पुस्तकालय ये कई परीक्षाओं में पूछे गए, आयोग भी पूछा गया है बच्चों। तो ध्यान रखना ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पुलिस, सेना, पुस्तकालय, दल, समिति, आयोग और परिवार ये सारे समूह में आ जाएंगे। परिवार भी तो समूह में रहता है, परिवार में 5-6 लोग, जितने भी लोग हैं 7, 8, 10, 12, 5, 6 जितना भी। संयुक्त परिवार में ज्यादा होते हैं, लेकिन एकल परिवार जो होता है उसमें कम लोग होते हैं, मगर फिर भी वो समूह के रूप में तो रह रहा है। एक बंदा, एक इंसान तो नहीं रह रहा है, तो परिवार भी आपका समूह में आ जाएगा। अब समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण, जैसे सेना, सेना में कई सैनिक होते, यहाँ समूह की बात हो रही है। पुलिस हर स्थान, राज्य, देश में होती है, पुलिस कहाँ होती है, हर स्थान पर होगी, राज्य हर स्टेट में होगी। सेना में कई सैनिक होते, यहाँ समूह की बात हो रही है। पुलिस हर स्थान पर होती है, क्या होता है, पुलिस जो होती है हर स्थान पर होती है, हर राज्य में होगी, हर देश में होती है। उसी बड़े रूप को इंगित किया गया, इशारा किया गया है, ऐसे पुलिस का उसी बड़े रूप के बारे में बात की गई है। पुस्तकालय में अनेक पुस्तक होती है, यहाँ किसी एक पुस्तक की बात नहीं हो रही है, तो पुस्तकालय जो होगा वह अनेक पुस्तकें होती हैं। क्या होती है, पुस्तकालय में अनेक पुस्तकें होती हैं, यहाँ किसी एक पुस्तक की बात नहीं हो रही होती है। तो याद रखना है, पुस्तकालय में अनेक पुस्तक, इसलिए पुस्तकालय आ जाएगा। दल अनेक व्यक्तियों से मिलकर एक दल या समूह का निर्माण होता है। अनेक व्यक्ति होंगे, उसमें एक दल का निर्माण हो जाएगा, ग्रुप का, एक समूह का क्या हो जाएगा, निर्माण होता है, बन जाता है। समिति अनेक व्यक्तियों से मिलकर एक समिति या समूह का निर्माण होता है, तो समिति बनती है, दल बनता है, समिति बनती है। इसी तरह से आयोग का गठन किसी खास उद्देश्य के लिए किया जाता है। आयोग का गठन किसी खास उद्देश्य के लिए किया जाता है। इनमें अनेक सदस्य होते हैं, इनमें अनेक सदस्य होंगे, तो आयोग बनते हैं ना, जितने भी कमीशन बने हैं वो जितने भी कमीशन होंगे वो आयोग कहलाएंगे। तो आयोग का गठन किसी खास उद्देश्य के लिए किया जाता है, इसमें अनेक सदस्य होते हैं। परिवार, एक परिवार में अनेक सदस्य होते हैं, हो सकते हैं यहाँ के 2-3 पीढ़ी भी हो सकती हैं, मतलब है संयुक्त परिवार जब रहता है तो 2-3 पीढ़ी भी आ जाती है। यहाँ पर दादी, नानी, दादी ये सारे क्या है, पीढ़ियों से मिलकर, जैसे आपके माँ बाप हो गए तो माँ बाप के भी माँ बाप और उनकी भी दादी, तो इस तरह से 2-3 पीढ़ियां भी शामिल होता है। परिवार एक में अनेक सदस्य होते हैं, संयुक्त परिवार और एकल परिवार, इसी में ही इसके ही उदाहरण आएंगे। अगला आ जाएगा भाववाचक संज्ञा। क्या आ जाएगा, भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा जो संज्ञा शब्द मन में भाव के बारे में बताते हैं, फीलिंग्स के बारे में बता रहे हैं कि कैसे हम छूकर हमें महसूस हो रहा है। मीन्स आपको बाहर देखेंगे हरियाली दिख रही होगी, हरा भरा दिख रहा है तो हरियाली, तो उसे आप महसूस कर पा रहे हो। अगर पानी को आप क्या करेंगे, ठंडा गर्म को तो आप पकड़ेंगे तो उसे छू कर महसूस जो करेंगे तो वो आपके भाव हो जा सकते। इसकी परिभाषा क्या, जो संज्ञा शब्द मन के भाव के बारे में बताते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इन भावों को हम न तो छू सकते और ना ही पकड़ सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। छू भी रहे हैं तो उन्हें भी सिर्फ महसूस किया जा रहा है, पकड़ तो नहीं पा रहे। छू कर भी गर्म को भी हम पकड़ नहीं पा रहे, लेकिन छुआ, हमें टच किया, फीलिंग आई, ठंडा है या गर्म है, ये सिर्फ महसूस कर पा रहे हैं। क्या कर सकते, ना पकड़ पाते ना छू पाते, सिर्फ महसूस कर सकते थोड़ी देर के लिए, तो भाववाचक संज्ञा में आएंगे। जैसे खुशी, बचपन, सुंदरता, गुस्सा आदि। यहाँ तो चारों तरफ हरियाली है तो हरियाली को महसूस करेंगे। बचपन में अक्षर बहुत शरारती था तो शरारती को भी आप क्या करेंगे, महसूस करते हैं, शरारत को महसूस करेंगे, गुस्से को महसूस करेंगे, खुशी को महसूस करेंगे। ये सारे क्या हैं, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। बचपन, जवानी, इन सबको भी आप क्या करते हैं, महसूस कर पा रहे। बचपन में बच्चों
कि आप करते बचपना को महसूस कर पाते हो, तो बचपन भी आपका यहाँ भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। तो भाववाचक संज्ञा की परिभाषा आपको पता चल गई। जो संज्ञा शब्द मन में भाव के बारे में बताते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इन भाव को हम ना तो छू सकते और ना ही पकड़ सकते हैं, ध्यान रखना है। ना ही हम छू सकेंगे और ना ही हम पकड़ सकेंगे, इसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं। अगर हमने छुआ भी है, अगर ठंडा गर्म को छुआ भी है तो हम पकड़ नहीं पा रहे, सिर्फ महसूस कर पा रहे। तो ये ध्यान रखना, इन सब चीज़ों को हम महसूस कर पाते हैं, सिर्फ महसूस करेंगे वो सारी चीज़ें भाववाचक में आ जाएंगी। भाववाचक संज्ञा के उदाहरण देख सकते हैं। बुढ़ापा, बुढ़ापा जीवन की एक अवस्था है। बुढ़ापा, बचपन, जवानी, ये क्या है, एक अवस्थाएं हैं। तो बुढ़ापा जब बूढ़ा होता है तो बूढ़ापन तभी महसूस करेगा, जवान होगा तो जवानी पे। बचपन, बचपने को बच्चा खेलता रहता है, अपने अपने आप में मगन रहता है। जवानी बड़ा होता है, जो नौकरी करता है, पढ़ता है, तो वो सारी चीज़ें वो महसूस कर पाता है। बूढ़ा जब हो जाता है तो बुढ़ापा आ जाता है, कमज़ोर हो जाता है, थोड़ा चलता फिरता कम है तो बूढ़ा हो जाता है। तो बुढ़ापा जीवन की एक अवस्था है। मिठास, मिठाई का एक गुण है जिसे हम सिर्फ महसूस करते हैं। जब मीठे को हम खाते हैं तो उसे क्या करा जाता है, महसूस किया जा रहा है कि मीठा है। इसी तरह से करेले आप खाओगे तो करेला क्या लगता है, कड़वा कड़वा लगता है, उसकी हम कड़वाहट को महसूस करेंगे। तो कड़वाहट जो शब्द है वो आपका भाववाचक में जाएगा। मिठास, नमक से नमकीन, की नमकीन स्वाद है तो नमकीन आपका भाववाचक हो जाएगा। कसैला है तो नमकीन है। खट्टा है, खटास को महसूस किया है, खट्टा से क्या बना, खटास, मिठास, खटास, नमकीन, ये सारे क्या हो जाएंगे, ये भाववाचक हो जाएंगे। क्रोध, क्रोध एक भाव या दशा है। गुस्सा जो कर रहे हो तो गुस्सा भी आपका भाव में आए, उसे महसूस कर रहे हैं। जब गुस्सा एकदम आ जाता है, अचानक से भाव उत्पन्न होता है गुस्से वाला, तो खुशी का भाव उत्पन्न हो रहा है। हर्ष मतलब खुशी। तो इन सबको, खुशी और दुख को, क्रोध को, इन सबको आप, प्रसन्नता, खुशी जो है, ये सब आपके भाववाचक संज्ञा में आ जाएंगे। यौवन मतलब एक स्त्री की एक दशा है, यौवन एक स्त्री की दशा है। जवानी है, जवानी, इसको हम यौवन बोलते हैं। बालपन, बालपन बालक का गुण है, बचपन जिसे बोलते हैं, अथवा एक दशा और अवस्था का नाम है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बालपन कौन सी दशा, एक अवस्था है या नहीं है। तो बालपन एक अवस्था है, एक दशा है, ध्यान रखना है। मोटापा भी एक अवस्था है जो मोटापे को इंगित करता है। इंगित मतलब इशारा करता है। मोटापा क्या है, एक अवस्था है, तो इसे भी हम महसूस करते हैं। पतलापन, मोटापा, पतला, ये सारा क्या हो जाएगा, भाववाचक। कमजोरी, कमजोरी को भी आप महसूस करते हो। ये सारे शब्द भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा पढ़ेंगे। तो स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा क्या होती है, जिन भाववाचक संज्ञा शब्दों में किसी भी प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता उन्हें हम स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा कैसे कहते हैं। जैसे सुख, दुख, रोग, प्रेम, स्नेह, दुलार, संसार, भय, क्रोध आदि। मीन्स इसमें किसी भी प्रत्यय नहीं हो। प्रत्यय मतलब शब्द के अंत में जब लगता है, शब्दांत के अंत में जो शब्द लग जाता है, प्रत्यय जोड़ दिया जाता है, वो क्या हो जाता है, प्रत्यय बन जाता है, मतलब एक शब्द बन जाता है। तो सुख, दुख, रोग, प्रेम, स्नेह, दुलार, भय, क्रोध आदि स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा है। कौन सी है, स्वतंत्र है, फ्रीडम मिली हुई है। तो स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा शब्द में जब प्रत्यय जोड़ देते तब वह विशेषण शब्द बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, विशेषण शब्द बन जाएगा। सुख तो आपका क्या होगा, भाववाचक, लेकिन जब इसमें ई प्रत्यय जोड़ा तो सुखी हो गया, सुखी इंसान। तो सुखी आपका क्या बन गया, यहाँ पर सुखी विशेषण बन जाएगा। तो ध्यान रखना है, सुखी जो है, सुख तो आप फील कर रहे हैं लेकिन सुखी विशेषण बन गया तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी कई प्रश्न आपको इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि भाववाचक से विशेषण में बदलो। तो भाववाचक स्वतंत्र सुख है, संसार है, प्रेम है या प्यार है, ये आपके भाववाचक है। प्यार को महसूस कर रहे हैं, प्रेम को महसूस कर रहे हैं, संसार को महसूस कर रहे हैं, सुख को। लेकिन जब ई प्रत्यय इन सब में जोड़ा है, ई और आप, ई देख, सुख में ई जोड़ा है, सुखी विशेषण बन गया। संसार में ई जोड़ा है, संसारी, ई क्या बन गया, संसारी, तो ये भी विशेषण है। प्रेम में ई जोड़ा तो प्रेमी, तो ये भी आपका विशेषण बन गया। प्यार में आ जोड़ा तो प्यारा, प्यारा इंसान बोल सकते हैं, तो प्यारा भी विशेषण। तो ये सारे विशेषण है। तो ध्यान रखना, कभी कभी एग्जाम्पल में दे देता है सुखी आपका
भाववाचक है या नहीं, तो सुखी भाववाचक न होकर क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। संसारी भी आपका विशेषण हो जाएगा, प्रेमी और प्यारा भी विशेषण है। लेकिन सुख, संसार, प्रेम और प्यार स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा। क्वेश्चन पूछ सकते हैं स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा बताइए, सुखी है या सुख है, तो आपको सुख पे लगाना है। संसार है या संसारी, तो संसार होगा। प्रेम होगा और प्यार होगा, ये स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा होंगे। अब इसी तरह से अगला है शब्दों का भाववाचक संज्ञा में बदलना। शब्दों का भाववाचक संज्ञा में बदलना। तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय शब्दों के द्वारा होता है। भाववाचक संज्ञा का निर्माण जो होता है, हम भाववाचक संज्ञा जो बनाते हैं, इसका निर्माण संज्ञा शब्दों के द्वारा होता है, सर्वनाम शब्दों के द्वारा होता है, विशेषण के द्वारा होता है, क्रिया के द्वारा होता है और अव्यय के द्वारा होता है। अव्यय शब्दों के द्वारा भी होता है। अव्यय कौन से होते हैं, आपके समुच्चय बोधक, विस्मयाति बोधक, आपके सारे क्या है, अव्यय हो जाएंगे। निपात, आपका निपात वाले शब्द भी आपके अव्यय होते हैं। तो इन सब शब्दों को जोड़कर हम क्या बनाते हैं, भाववाचक में बदलते हैं। अब सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक शब्दों में संज्ञा का निर्माण करना है, भाववाचक में निर्माण करना है। कैसे करेंगे, युवा, युवा एक जाति है, लेकिन इसमें अन प्रत्यय जोड़ने पर यौवन आ गया। तो याद रखना बच्चों, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं आपके, इंपॉर्टेंट है, तभी आपके सामने ये प्रस्तुत किए गए हैं। तो बच्चों इस क्लास का जो मेरी आपकी सेवा मैं आपकी कर रही हूँ, तो आपको लेकर आई हूँ आपकी सेवा में, तो इस क्लास का आप फायदा उठाइए। तो ये बहुत अच्छी क्लास आपके लिए होने वाली है। तो युवा, जमा, जमा प्लस के निशान को जमा बोलते हैं, युवा प्लस अन, यौवन। पुरुष प्लस तत्व, पुरुषत्व। नारी प्लस तत्व, नारीत्व। बालक प्लस तिव, बालकत्व। दास प्लस तिव, दासत्व। क्षत्रियत्व। पशु प्लस तिव, पशुत्व। बंधुत्व, सतित्व। मित्रता, यहाँ पर ता प्रत्यय जोड़ दिया गया तो मित्रता। बालक प्लसपन, बालकपन। बच्चा प्लसपन, बचपन। क्या हो गया, बचपन। तो ये सारे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में बदले गए शब्द हैं। तो बच्चों ध्यान रखना, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा में बदलिए। तो क्षत्रिय का क्या हो जाएगा, भाववाचक में बदलकर क्षत्रियत्व हो जाएगा, पशु का पशुत्व हो जाएगा, युवा का यौवन हो जाएगा, पुरुष का पुरुषत्व हो जाएगा, नारी का नारीत्व हो जाएगा, बालक का बालकत्व हो जाएगा, दास का दासत्व हो जाएगा, पशु का पशुत्व, बंधुत्व, सती का सतीत्व, मित्र का मित्रता, बालक का बालकपन, बच्चा का बचपन। ये सारे आपके भाववाचक संज्ञा हैं। क्या है, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। इस तरह से क्वेश्चन आए तो आप अच्छे से कर पाएंगे। ये जातिवाचक है, युवा आपका जातिवाचक है, लेकिन इसे हमने किस में बदला है, भाववाचक में बदला है। पुरुष आपका जातिवाचक है, इसे हमने भाववाचक में बदल दिया। नारी को नारीत्व में बदला है, नारी आपका जातिवाचक है। बालक भी आपका जातिवाचक, दास जातिवाचक, क्षत्रिय, पशु, बंधु सारे क्या है, जातिवाचक। सती, मित्र, बालक, बच्चा, ये सारे जातिवाचक है, ग्रुप का नाम है, लेकिन इसे हमने भाववाचक में बदला था। तो चलिए अगला देखते हैं, सर्वनाम, जिसे प्रोनाउन इंग्लिश में कहते हैं। क्या बोलते हो, प्रोनाउन। तो सर्वनाम से भाववाचक शब्दों में का निर्माण होगा। सर्वनाम शब्दों से, जैसे अहम, अपना, निज, सर्व, स्व, मम, पराया। क्या हो जाएगा, पराया। अब इसमें प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाए। इसमें कौन सा प्रत्यय जोड़ा है, अहं जमा कार, अहंकार। कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, तो कभी कभी पूछ सकते भाववाचक संज्ञा, अहंकार जो भाववाचक संज्ञा शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, तो कार प्रत्यय जुड़ा है, तब ये भाववाचक संज्ञा बनी। अहम आपका यहाँ पर सर्वनाम है और कार क्या हो जाएगा, भाववाचक आपका क्या प्रत्यय जुड़कर भाववाचक शब्द बन गया है। तो कार जो है आपका प्रत्यय है। क्या है, प्रत्यय है। प्रत्यय क्या होते हैं, जो शब्दांत के अंत में लगते हैं, शब्द के अंत में लगते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। अपनत्व, अपनत्व में कौन सा प्रत्यय, तिव है। अपना क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब अलग करेंगे तो अपना हो जाएगा। अपना आपका सर्वनाम शब्द है, लेकिन तिव लगाने से, प्रत्यय लगाने से अपनत्व हो गया। यहाँ पर भाववाचक संज्ञा बन गई। क्या हो गया, अपनत्व की भावना। कैसी भावना, अपनत्व की, अपनेपन की, अपनापन। ये सारे भाववाचक संज्ञा हो जाएंगे। अपनत्व बोलेंगे या अपनापन बोल सकते हैं इसे, तो ये भाववाचक संज्ञा में। निज से निजत्व, क्या हो जाएगा, निजत्व।
तो निजत्व, स्वयं का, खुद का, ये जब भाववाचक संज्ञा शब्द हो जाएंगे। सर्वत्व, सर्वत्व या सर्वस्व, सर्वत्व आ सकता है और आपका सर्वस्व, यहाँ पर सर्वस्व आएगा, आदसा और वाय, शिव आदसा और वा में सर्वस्व हो जाएगा, यहाँ सर्वस्व आदाता और वा दूसरे में है, सर्वत्व हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्वत्व, सर्वत्व और आपका स्वत्व, यहाँ पर लिखा है दूसरे में स्व, आदसा और व, स्व आ गया, स्वयं, आदता व तिव, स्वत्व मीन्स खुद का, स्वत्व अहंकार, अपनत्व, इसी तरह से स्व, स्वत्व, ममत्व, ममत्व, तो मम लिखा है, ममत्व, ममता का भाव जिसमें आता है, तो मम प्लस ता जोड़ दिया, तो ता प्रत्यय जोड़ने से ममता आ गया, तो आपका ये क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। पराया प्लस पन, परायापन, परायपन को भी हम महसूस करते, अपनापन, परायापन, ये सारे भाववाचक संज्ञा। इस तरह से भी बच्चों प्रश्न बनते हैं, आपको अच्छे से ध्यान रखना है इन चीज़ों को, जिससे आप अच्छे से प्रश्नों को हल कर पाए। ये सीरीज बहुत अच्छी होने वाली है, आपको हर एक चीज़ मैंने यहाँ पर करी है सिंपल वे में। मेरी क्लास एक संज्ञा की पड़ी हुई है, वहां पर भी जाके देख सकते हैं, लेकिन इसे हमने डीपली में जाकर समझाया है, तो आप इसे, ये वाली क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब क्रिया से भाववाचक शब्दों या भाववाचक संज्ञा का निर्माण। खोजना क्रिया है, चलना क्रिया है, घटना क्रिया है, घेरना, रंगना, सीना, पूजना, ये सारे क्या है, क्रिया शब्द है। खोजना से खोज, भाववाचक क्या, खोजा गया है, खोज। चलना से चाल, चलन, ये क्या है, भाववाचक संज्ञा। घटना से घटाव, घेरना से घेरा, रंगना से रंगत, सीना से सिलाई, पूजना से पूजन, क्या हो जाएगा, पूजन। तो ये सारे क्या हैं, भाववाचक संज्ञा शब्द। खोज, चाल चलन, घटाव, घेरा, रंगत, सिलाई, पूजन, ये सब भाववाचक संज्ञा शब्द बन गए। किससे बने, क्रिया से। क्रिया मीन्स क्या होता है, काम, कोई भी काम कर रहे हैं, इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्ब। तो खोजना क्रिया हो गई, चलना क्रिया, घटना क्रिया, घेरना क्रिया, रंगना, सीना क्रिया हो गई, पूजना, किसी हम पूजा करते हैं ना, तो पूजा मीन्स पूजना, भगवान को पूजना, तो ये क्या हो जाएगा, क्रिया। तो वर्ब हो रही है, प्रार्थना कर रहे हैं, पूज रहे हैं, तो ये सारी क्रिया। क्रिया से हमने भाववाचक बनाए, खोजना से खोज, चलना से चाल या चलन, घटना से घटाव, घेरना से घेरा, रंगत, रंगना से रंगत, सीना से सिलाई, पूजना से पूजन। बच्चों एक दो बार मैं इसलिए पढ़ रही हूँ जिससे आप मेरी आवाज़ को सुन पाएंगे और अच्छे से, अगर सुना हुआ याद रह जाता है, सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, तो ज़्यादा याद रहता है, इसलिए एक दो बार रिपीट करके बता रही हूँ, जिससे ये सारी चीज़ें आपको याद भी रहें, इसलिए मैं रिपीट भी कर रही हूँ। तो चलिए, आपने क्रिया से भाववाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा का निर्माण करना सीख लिया। अब हम करते हैं विशेषण से। विशेषण मीन्स एडजेक्टिव, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव से भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण करते हैं, बनाते हैं। तो मीठा आपका विशेषण है, मीठा। अच्छा आपका विशेषण है, चतुर, सुंदर, वीर, निर्बल, ये सारे क्या है, विशेषण शब्द हैं, एडजेक्टिव हैं। मधुर, प्रवीण, सफल, दुर्बल, सुंदर, छोटा, बड़ा, ये सारे क्या हैं, विशेषण शब्द हैं। मीठा में आस प्रत्यय जोड़ा गया है, तो मिठास, खटास, हम बोलते हैं ना, खट्टा से खटास, ये सारे क्या है, भाववाचक। मिठास क्या हो गया, आपका भाववाचक। मीठा में आई प्रत्यय जोड़ा तो मिठाई, तो मिठाई भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। मीठा से मिठाई बनाए तो मिठाई यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है। अच्छा से अच्छाई, अच्छा भी आपकी क्या है, भाववाचक, इसमें आई प्रत्यय जुड़ा है। चतुर से ये, चातुर्य, चतुरपन, चालाकपन, तो ये क्या हो जाएगा, आपका भाववाचक हो जाएगा, ये जोड़ा है। सुंदरता या चतुरता भी आ सकता है, ता प्रत्यय जोड़ देंगे तो चतुरता हो जाएगा, ठीक है। सुंदरता, ता प्रत्यय जोड़ा तो सुंदरता को महसूस कर रहे हैं हम, कि ब्यूटीनेस को क्या करते हैं, महसूस करते हैं ना, कितनी ब्यूटीफुल है, ब्यूटीनेस कितनी है, किसी जगह गए हैं तो सुंदरता को भी महसूस करते हैं, तभी हम बोल पाते हैं, तभी हम बोलते हैं सुंदर, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। तो सुंदरता को महसूस कर। वीरता, वीरता बहादुरी, जो बहादुरी जो होती है, बहादुर से बहादुरी बनाए ना, तो वीर से वीरता बनाए। तो बहादुर भी आपका विशेषण है, वीर भी विशेषण है, लेकिन बहादुर में ई जोड़ा तो बहादुरी, ता प्रत्यय जोड़ा तो वीरता हो गए, तो मीस वीरता आपका भाववाचक हो जाएगा और बहादुरी भी भाववाचक हो जाएगा। निर्बल प्लस ता,
ता जोड़ा निर्बलता, कमजोरी को भी महसूस करते हैं। निर्बल मतलब कमजोर, ता प्रत्यय जोड़ने पर निर्बलता हो गया, कमजोर में ई प्रत्यय जोड़ा तो कमजोरी हो गया। तो निर्बलता और कमजोरी आपके भाववाचक संज्ञा है। तो मधुरता, ता प्रत्यय जोड़ने पर आपका भाववाचक बना मधुरता। प्रवीणता, प्रवीणता भी भाववाचक। सफल में क्या जोड़ा, ता, सफलता, सफलता को भी महसूस करते हैं। असफलता, सफलता को महसूस किया जाता है। तो असफलता और सफलता दोनों ही आपके भाववाचक में आएंगे। दुर्बलता मीन्स कमजोरी, सुंदरता, छुटपन, बड़प्पन, छुटपन, ये सारे भाववाचक संज्ञा हो जाएंगे। छोटा से और प्लसपन जोड़ने से छुटपन की, छोटापन बहुत दिखा रहे हो आप, दिखाते हैं ना छुटपन, बड़ापन, बड़प्पन है। बहुत अच्छे से एकदम कोई बात, किसी को भी कुछ बात सुनकर उनका हम आग्रह करते हैं और उनकी बात को मानते हैं, बड़प्पन दिखाते हैं। किसी की भी गलती को एकदम माफ कर देते हैं तो बड़प्पन हो गया। तो बड़प्पन दिखाना, तो बड़ा से बड़प्पन महसूस किया जाता है। अव्यय या से भाववाचक शब्दों या भाववाचक संज्ञा का निर्माण करना। तो निकट, निकटता, नैकट्य। तो निकट आपका अव्यय शब्द है, तो निकटता, निकटते, शाबाश से शाबाशी, शीघ्र से शीघ्रता, जल्दी बोलते हैं ना जल्दी करो, जल्दी से जल्द से जल्दी, शीघ्र से शीघ्रता, परस्पर से पारस्पर रे, समीप से समीपे या समीपता, वाह वाह से वाहवाही, क्या हो जाएगा, वाह वाह से क्या हो जाएगा, वाहवाही। धिक से धिक्कार है, हम बोलते हैं ना धिक्कार है, तो धिक्कार को भी महसूस किया जाता है। क्या किया जाता है, महसूस किया जाता है। ये भी आपका अव्यय शब्द हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, निकट से निकटता, शाबाश से शाबाशी, शीघ्र से शीघ्रता, परस्पर से पारस्पर्य, समीप से समीपे या समीपता, वाह वाह से वाहवाही, धिक से धिक्कार। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, संज्ञा का पद परिचय दीजिए। संज्ञा का पद परिचय देते समय वाक्य में आए प्रत्येक शब्द को अलग अलग करके उसका परिचय बताना चाहिए। इसमें संज्ञा का लिंग वचन कारक भी बताना होता है। तो हम संज्ञा का पद परिचय देते हैं, क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, आपको एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन कि संज्ञा का पद परिचय दिए। जैसे राम ने रावण को बाढ़ से मारा, इसका पूरा ही आपको पद परिचय करते हुए पूछा जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं। राम जैसे एग्जाम्पल दे देंगे, उदाहरण दे देंगे, अब इसका पूरा पद परिचय बताइए। जैसे राम शब्द संज्ञा है, क्या है, राम शब्द संज्ञा पद है। कौन सा है, व्यक्तिवाचक है। कौन सा, राम नाम है, संज्ञा है। कौन सा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राम क्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग है। और रावण भी पुल्लिंग में आएगा, किस में आएगा, पुल्लिंग में आएगा। तो राम संज्ञा व्यक्ति है, पुल्लिंग है, और एक वचन है और कर्ता कारक है। राम ने मारा है, तो राम ने, कर्ता कारक, कर्ता ने कर्म को, याद है ना कारक वाली टेबल, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपदान से अलग होने पर, संबंध का की के में पर, का की संबंध का क्या होगा, का की के और रारी रे, ये संबंध कारक हो जाते हैं। अधिकरण में पर, अधिकरण का क्या हो जाता है, में और पर, ऊपर में, अंदर, मतलब इस सारे के अधिकरण हो जाएंगे। संबोधन हे और अरे, ये सारे टेबल आपको याद होनी चाहिए, तभी आप इस तरह के संज्ञा का पद परिचय कर सकते हैं। आगे मैं कारक की भी आपको क्लास कराऊंगी, जिससे आप वो अच्छे से कर पाएंगे और सारी चीजें समझ पाएंगे वन बाय वन। अब हमारी सारी क्लासेस चलेंगी, जैसे संज्ञा की हुई, इसके बाद सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सारी आपको आगे मिलेंगी। तो राम, तो आपको पता आगे चल गया, कर्ता कारक है। रावण संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, ये भी पुल्लिंग है और एक वचन, और कर्म कारक है। इसमें क्या है, कर्म, रावण को, तो कर्म कारक है। राम ने रावण को, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म कारक है। बाढ़ संज्ञा है, बाढ़ भी क्या है, एक वस्तु का नाम है, बाढ़ से, तो संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, पुल्लिंग है, क्या पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है। अब आपके लिंग में भी तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं, जो आपके जितने भी निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनमें भी क्या होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है। मेरा जिसने भी वीडियो नहीं देखा है वो हिंदी व्याकरण वाली प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी वीडियो देखेंगे, उन्हें अच्छे से लिंक समझ में आ जाएगा। वो मैंने छोटा सा वीडियो डाला हुआ है, तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं, तो आपको लिंक समझ में आ जाएगा। तो पुल्लिंग है, एक वचन है, करण कारक है, साधन के रूप में है। किससे मारा, बाढ़ से, कर्ता ने कर्म को करण से मीन्स बाढ़ से,
तो आपको एक टेबल याद होगी तो अच्छे से निकाल पाएंगे। तो बाढ़ आपका क्या होगा, करण कारिणी साधन के रूप में हो जाएगा। इस तरह से पद परिचय देना होता है और आपको इस तरह से क्वेश्चन आपको यूपी टेट, अन्य टेट जो होंगे, बिहार शिक्षक भर्ती है और अन्य जितने भी बीपीएससी की परीक्षाएं हैं, वीडियो की परीक्षाएं, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग करके, इसमें क्या क्या है, और इसको आपको 1 नंबर यहाँ पर मिल जाता है अगर आप इस चीज़ें सही से बता पाते हैं। वहाँ लिखा होता है, बस आपको वहाँ पर करेक्ट करने की ज़रूरत होती है। इस तरह के क्वेश्चन आपके नेट जेआरएफ में भी पूछे जाते हैं। यस, तो आपको बच्चों पता चल गया है कि संज्ञा किसे कहते हैं। आपने बहुत आसान भाषा में इसे जाना था। और अब हम फिर के संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा के भी 2 भेद हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो बच्चों आपको पता चल गया संज्ञा के कितने भेद है, 3 है, 5 नहीं है। 2 जो हैं, जो जातिवाचक के 2 और भेद हो गए, तो इसलिए टोटल 5 हो जाएंगे, लेकिन ये सिर्फ 3 है। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। जातिवाचक संज्ञा के द्रव्यवाचक और समूहवाचक है। और संज्ञा की परिभाषा क्या है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का एक शब्द में अर्थ भी पूछा जा सकता है, क्या होता है, सिर्फ नाम होगा। दुनिया में जितने भी नाम है वो सब संज्ञा है। ध्यान रख लो, जितने भी नाम आ रहे हैं वो सारे क्या है, संज्ञा है। क्वेश्चन आ सकता है संज्ञा का अर्थ बताओ, संज्ञा का अर्थ होता है नाम। दुनिया में जितने भी नाम है वो सब संज्ञा है। तो आशा है आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने दोस्तों को मेरे चैनल के बारे में बताएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से हो पाएंगी। तो धन्यवाद, शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो, खुश रहें, आबाद रहें। हैव अ नाइस डे।